नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन पर बैठे किसानों से बातचीत शुरू हो गई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में ये बातचीत हो रही है। 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधि बातचीत में शामिल हैं। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल किसानों की प्रतिनिधियों से बात भी कर रहे हैं। लेकिन ताजा अपडेट लेने के लिए हमारे सहयोगी असीम मंचांदा जुड़ गए हमारे साथ। तो असीम, यहाँ बातचीत तो शुरू हो गई है, ये बताएं ताजा अपडेट क्या है आपके पास, बातचीत कहां तक पहुंची है? देखिए, हल निकालने की कोशिश की जा रही है कि किसान जो है वो सहमत हो जाए। सरकार ने जो 3 बिल लेकर के आई है उनसे और अपना आंदोलन जो है वो छोड़ दे, तो उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो चल रहा है। कल भी डिस्कशन का जोर जो है वो चलता रहा। कल जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, उसके बाद आज उन्होंने जो जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे मुलाकात की। तो एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के बीच में किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी 2 चरणों की वार्ता जो है कृषि मंत्री के साथ जो है पहले भी किसानों की हो चुकी है। तो अभी तक कोई हल जो है वो नहीं निकला है। किसान जो है अपना आंदोलन जो है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जो एमएसपी की गारंटी जो है वो सरकार जो है वो दे, तो उसको लेकर के सारी बातचीत जो है अभी अटकी हुई है। अभी आज जो बातचीत है जिसमें जो कृषि मंत्री हैं और साथ साथ जो कॉमर्स मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो भी इस बैठक में जो है वो शामिल है। तो किसानों के साथ चर्चा की जा रही है, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है कि अपना आंदोलन जो है वापस ले ले। तो जैसे ही कुछ उसमें से निकल करके आएगा, अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे कि क्या जो है कहाँ तक किस नतीजे पर यह बातचीत जो है पहुंची है और क्या किसान जो है अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। चलिए, शुक्रिया असीम, आप नजर बनाए रखें, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। तो यहाँ पर बातचीत जारी है। वहीं किसान लगातार धरना प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं। सिंधु बॉर्डर में सहयोगी परीक्षित की खास रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हैं। ये सिंघू बॉर्डर कहलाता है। यहाँ बड़ी मात्रा में किसान इकट्ठे हुए हैं किसान आंदोलन के लिए। वो चाहते हैं कि तीनों फार्म बिल्स को वापस लिया जाए क्योंकि इनके साथ धोखा हुआ है। हम कम से कम देख सकते हैं कि ये पूरे 10 किलोमीटर स्ट्रेच पे ट्रैक्टर, ट्रक्स, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां भरी हुई हैं और बड़ी मात्रा में किसान हैं। लंगर हो रहे हैं, अलग अलग जगहों में बड़े बड़े लंगर ऑर्गेनाइज किए गए हैं। दवाइयाँ भी मिल रही हैं, जैसे आप देख सकते हैं। किसी को कोई परेशानी हो, टूथपेस्ट चाहिए हो, मास्क चाहिए हो, हर चीज़ मिलेगी। एम्बुलेंसेस भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। सो काफ़ी दिनों की तैयारी करके आए हैं। और अगर इस पूरे प्रोटेस्ट का सुलझाव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं इनके साथ डायलॉग सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये एक काफ़ी बड़ा सरदर्द बन सकता है सरकार के लिए। मैं कुछ लोगों से यहाँ बातचीत करना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डर किस बात का है सबसे बड़ा? बिकॉज सरकार कह रही है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रहा है, मंडी सिस्टम कहीं नहीं जा रहा है और राजनीति हो रही है इस पर। राजनीति नहीं हो रही, किसी भी तरीके की राजनीति नहीं हो रही, किसी भी पॉलिटिकल बंदे को आने नहीं दे रहा। ये सिर्फ किसानों की बात है और किसानों के हित की बात नहीं है, तभी तो किसान बैठा हुआ है। आज अगर किसानों के हित की बात होती, आज वो किसानों को शौक नहीं है अपने घरों से बाहर निकलने का। अगर किसान अन्नदाता है ना, तो किसान को पता है कि हाँ भी क्या सही है क्या गलत है। ये जो 3 कानून है ये इन्होंने बहुत गलत निकाले, इसको वापस लेना ही पड़ेगा। आज ले लेंगे, 1 घंटे में सारे किसान अपने घर चले जाएंगे। भाई साहब, सरकार का ये कहना है, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि ये जो बिल आए हैं, नए 3 बिल आए हैं, उनसे बड़ी बड़ी मार्केट्स में किसान जा पाएगा, सबसे अच्छा दाम मिलेगा किसान को। एमएसपी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अच्छा दाम मिलेगा और सबसे ज्यादा दाम मिलेगा। नहीं, कहाँ मिलेगा दाम? अब इन्होंने क्या नाम, हमने आलू पैदा किया था, आलू 5 रुपए 8 रुपए बिके हमारा। आज 50 रुपए आलू बिक रहा है। आप नहीं खा रहे क्या आलू? प्याज आप नहीं खा रहे क्या? प्याज ट्रक वाला नहीं खा रहे क्या? प्याज कर्मचारी नहीं खा रहे क्या 80 रुपए खरीद करके? किसान का प्याज तो 8 रुपए 5 रुपए गया। आपको मैं सीधे सीधे शब्दों में समझाऊं, चना है, जैसे चना समझते हो ना, चना राजस्थान में होता है, कहीं चना नहीं होता। लगभग टिब्बे, जहाँ टिब्बे होते हैं वहाँ चना होता है। चना वहाँ से खरीदेगा 30 रुपए, 5 रुपए खर्चा और करके 35 रुपए में दाल बनवा लेगा, उसको स्टॉक कर लेगा। चना तो सबने चाहिए ना, आटा भी चाहिए चने का। 2 महीने 4 महीने बाद बेचेगा पंजाब को, हरियाणा को, दिल्ली को, मध्य प्रदेश को, जहाँ भी उसको जहाँ चने की कमी है 200 रुपए किलो बेचेगा। अभी मूंग की दाल नहीं बिकी क्या आपके सामने? मूंग किसान का तो मूंग 35 रुपए 30 रुपए बिकता है। दाल उसकी बना करके 5 रुपए खर्चा होता है और 200 रुपए बेची इसने। तो आपका एक कहना है कि सरकार ने आपके साथ धोखा किया है? नहीं, हमारे साथ धोखा नहीं किया। हम तो अपने खेत में उगा लेंगे प्याज, आलू, दाल, सब कुछ, धनिया, मटर, मूली वगैरह। आपके साथ धोखा होगा, मजदूर के साथ धोखा होगा, ट्रक चलाने वाले के साथ धोखा होगा, शहर में रहने वाले छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे घर है जो, आप भी तो खरीद के खाते हो ना। आप भी खरीद, अगर स्टोर करेगा
वो मान ले 20 रुपए की चीज खरीद ली उसने, 200 रुपए की चीज बेचेगा, आप नहीं खरीद रहे क्या उसको? हम यही तो लड़ाई हमारी, आज एक किसान की लड़ाई नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, आज 36 बिरादरी की लड़ाई किसान लड़ रहा है। और मैं अपील करना चाहता हूं, आइए किसान के साथ कंधा से कंधा मिला करके लड़िए और नरेंद्र मोदी को इस गद्दी से उतारिए, क्योंकि आज देख लीजिए किसान ने कुछ चैनल दिखा नहीं रहे। मैं बता देना चाहता हूँ, आज हमारे व्यापार मंडल हरियाणा का आज पूरा व्यापार मंडल बंद है, आज किसान के समर्थन में। आज ट्रक यूनियन बंद है पूरे इंडिया का, आज किसान के समर्थन में। एक और बता दूं, आज टैक्सी वाला तो किसान नहीं ना, उसने भी आज किसान का समर्थन किया। आज मजदूर आए आपके सामने, ये जो मकान बनाते हैं वो मिस्त्री आए और फौजी आए सैनिक, वो भी तो वो किसान नहीं ना, मजदूर। देखिए बहुत बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ किसान आए हैं और जैसे आप एक देख सकते हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट है यहाँ जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। बातचीत हो रही है हाईएस्ट लेवल में, गवर्नमेंट में मीटिंग्स भी रोज हो रही हैं, लेकिन यहाँ का गुस्सा देख के लगता है कि वक्त लगेगा इस इशू को सुलझाने में। विद वीडियो जर्नलिस्ट बलबीर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से परीक्षित लूथरा। तो नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आखिर क्या चाहते हैं किसान और किसानों की मांगों पर क्या है सरकार का रुख, इसी पर करेंगे आज आवाज अड्डा में बड़ी चर्चा 5:57 पर। रुक करते हैं शेयर बाजार की ओर, जहां पर बाजार के लिए दिसंबर का आगाज मजबूती के साथ हुआ है। सेंसेक्स 550 अंकों की बढ़त बनाने में कामयाब रहा है। निफ्टी 13,100 के पार टेका। बैंक शेयरों में भी तेजी रही है। निफ्टी बैंक तकरीबन 200 अंक चढ़ा है। इंडेक्स के करीब 12 में से 10 शेयर हरे निशान में आज रहे हैं। लेकिन चलिए पूरा हाल समझते हैं, यतिन मोहता से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो यतिन, बाजार का आगाज तो अच्छा हुआ, दिसंबर सीरीज का आगाज भी अच्छा हुआ, बताएं हाईलाइट्स क्या रही? तो देखिए, आज अगर आप मार्केट्स की बात करें तो जो हमारे फ्रंटलाइन इंडिसेस थे, सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। लगभग 400-500 पॉइंट की हमने तेजी सेंसेक्स में आते हुए देखी। लेकिन की जो कंट्रीब्यूटर्स थे आज के सत्र में वो थे आईटी स्टॉक्स और पीएसयू बैंकिंग शेयर्स, जहां जबरदस्त बाइंग का माहौल था। इनफैक्ट अगर आप आईटी शेयर्स की बात करें, चाहे वो इन्फोसिस और टीसीएस हो, सभी के सभी फ्रंटलाइन आईटी शेयर्स डेज हाई पे बंद आए। इसके अलावा अगर आप स्मॉल और मिड कैप्स की भी बात करें तो वहाँ मिड कैप पार्टी जारी है। और जैसे कि हम लोग सीएनबीसी आवाज़ में मॉर्निंग शोज में बोलते हैं कि सेंटा रैली इज़ हियर टू कम एंड हियर टू स्टे, तो कहीं ना कहीं दिसंबर में जो बहुत बढ़िया एफआई फ्लोज के साथ हमने अच्छी शुरुआत होते हुए देखी है। ऑलराइट, तो वैसे में वो कौन कौन से शेयर थे जो आज के सेशन में चमके? तो देखिए, अगर आप वेटेज वाइज कहें तो इन्फोसिस आज निफ्टी के टॉप गेनर्स थे, कंट्रीब्यूटर्स थे। इसके अलावा आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और टीसीएस, ये वो चुनिंदा शेयर्स थे जहां 1.5 से 2% की हमने अच्छी तेजी होते हुए देखी। अगर हम निफ्टी लूजर्स की बात करें तो कहीं ना कहीं आज प्राइवेट सेक्टर के बैंकिंग शेयर्स पे दबाव था। तो चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, कोटक बैंक हो, लगभग आधा से 1.5% तक की वहां मंदी थी। नेस्ले और बजाज फाइनेंस, टाइटन, ये वो दूसरे शेयर्स थे जहां हमने थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखा। अगर आप एफएनओ सीरीज की बात करें तो बहुत अच्छे स्विंग के साथ शुरू हुआ है। अगर आप गेनर्स की बात करें तो टाटा पावर, अदानी एंटरप्राइजेस, मदरसन सुमी, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये वो शेयर्स थे जहां हमने 5 से 6% की तेजी देखी। इनफैक्ट ये वो स्टॉक्स थे जहां 52 वीक हाई भी हमने बनता हुआ देखा। और अगर आप मिड कैप गेनर्स की बात करें तो जैसे कि हम पिछले हफ्ते भी बता रहे थे, केयर रेटिंग्स में अच्छा मोमेंटम था, 12% ऊपर। आईआईएफएल, एमआरपीएल, एनबीसीसी, लेमन ट्री, वो चुनिंदा शेयर्स थे जहां हमने डबल डिजिट गेन आता हुआ देखा। चलिए, शुक्रिया इस पूरे मार्केट राउंडअप के लिए यतिन। और हम आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे ऑटो नंबर्स की ओर, जहां पर ऑटो सेक्टर को नवंबर में अच्छी बिक्री देखने को मिली है। मारुति की कुल बिक्री 2.25% बढ़कर 1.5 लाख यूनिट से ज्यादा रही है। अशोक लेलैंड की बात करें, पिछले साल के मुकाबले इस साल नवंबर में 5% ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं, जबकि एक्सपोर्ट में तकरीबन 17% की बढ़त देखने को मिली है। M&M की बात करें तो कंपनी की बिक्री 3.5% बढ़ी, लेकिन एक्सपोर्ट में 38% की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि ट्रैक्टर बिक्री में 56% का जोरदार उछाल दर्ज हुआ है। बजाज ऑटो की 2 व्हीलर सेल्स की बात करें, 12% की बढ़त आई है। हालांकि कंपनी की कुल घरेलू बिक्री में दबाव रहा। बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा का कहना है कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जून ऑनवर्ड्स रिकवरी शुरू हुई, जुलाई में रिकवरी ने तेज पकड़ा, अगस्त वगैरह में ये इसमें रूरल सेक्टर आगे था। लेकिन अब अगर मैं मेट्रोज को हटा दूं, मतलब जो 4, 5, 6, 7 बड़े मेट्रोज हैं,
हैदराबाद वगैरह को मिला के बड़े मेट्रोज हैं, इनको हटा दूं तो बाकी जगह रूरल और अर्बन में सिमिलर टाइप का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो अर्बन में बिग मेट्रोज और रूरल में वेरी स्मॉल टाउन, ये दो एक्सट्रीम्स पे प्रदर्शन ठीक नहीं है, चाहे वो अर्बन हो या रूरल। आगे बढ़ते हैं। होटल, जेम्स एंड ज्वेलरी समेत कई कम से कम 8 सेक्टर्स के लिए कानूनी झमेला खत्म हो सकता है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक उद्योग मंत्रालय ने इसके लिए रोड मैप भी तैयार कर लिया है। तमाम डिटेल्स लेंगे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, इसके तहत पेचीदे कानूनों का बोझ जो है वो खत्म हो जाना चाहिए। दरअसल उद्योग मंत्रालय ने 8 अलग अलग सेक्टर पर कायदे कानून का बोझ कितना ज्यादा है इसका एक अध्ययन किया, जिसमें हॉस्पिटैलिटी, लेदर, सीमेंट, रिटेल, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे सेक्टर शामिल थे। और फिर ये पाया कि इनमें कई सारे गैर जरूरी कानून हैं जिसको हटाया जा सकता है। फिर एक रोड मैप तैयार किया है कि कैसे कंप्लायंस बर्डन को कम किया जा सकता है। इस रोड मैप के तहत 2 चरणों में कंप्लायंस बर्डन को कम किया जाएगा, यानी कानूनों के बोझ को कम किया जाएगा। पहले चरण में सरकार की कोशिश होगी कि जहां पे लाइसेंस रिन्यू करने की व्यवस्था है या फिर सर्टिफिकेट को रिन्यू करने की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था शुरू कर दिया जाए। इंस्पेक्शन जहां आशंका हो वहीं पे किया जाए, वैसे सामान्यता ना किया जाए। रिटर्न की जो अलग अलग व्यवस्था है, रिटर्न भरने के जो फॉर्म है उसको सिंगल पेज फॉर्म में कर दिया जाए। दूसरे चरण में सरकार की कोशिश होगी कि जितने भी रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, जो कागजी रजिस्टर हैं, कागजी रिकॉर्ड हैं, उन सबको ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड में तब्दील कर दिया जाए। और सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल जब हम गांधी जयंती मना रहे होंगे 2 अक्टूबर 2021 को, उस वक्त तक इस पूरे कंप्लायंस बर्डन का जो रोड मैप है उसको पूरी तरह से अमल कर लिया जाए। और इसके लिए उद्योग मंत्रालय ने संबंधित विभागों को, सभी राज्यों को चिट्ठी भी लिखी है और जल्द ही एक पोर्टल बनाया जाएगा जहां पे नियमित तौर पर इसकी निगरानी की जाएगी। शुक्रिया लक्ष्मण इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ बढ़ने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। वोडाफोन आइडिया ने 598 और 749 रुपए वाले पोस्टपेड प्लान के दाम 50 रुपए बढ़ाए हैं। और इसी डेवलपमेंट पर और क्या ताजा डिटेल है, यतिन मोहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन, ये बताएं कि अब क्या हम कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के दाम बढ़ाने से सेक्टर में टैरिफ बढ़ोतरी का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो गया? देखिए कविता, एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो टेलीकॉम टैरिफ हाइक के बारे में काफ़ी समय से अपना व्यू रख रही हैं और वोडाफोन आइडिया ने आज इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है, ऐसा एनालिस्ट कम्युनिटी का मानना है। अगर आप देखें तो जो फैमिली प्लान्स हैं जिसका मूल्य लगभग 600 रुपया है और 700 रुपये प्रति महीना है, क्योंकि ये पोस्टपेड प्लान्स हैं, यहाँ हमने लगभग 50 रुपये की बढ़ोतरी देखी जो कि 7 से 8% तक है। लेकिन एक बात हमको यहाँ ध्यान रखनी ज़रूरी है क्योंकि लगभग 95% वोडाफोन आइडिया के जो कंज्यूमर्स हैं वो प्रीपेड प्लान में आते हैं। तो पोस्ट पेड प्लान में अगर आप किसी प्रकार की हलचल दिखाते हैं तो केवल सेंटिमेंटल पॉजिटिव होता है। ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो प्रीपेड प्लान्स हैं, खास करके जो मंथली प्लान्स और क्वार्टरली प्लान्स हैं, वहाँ किस प्रकार से वोडाफोन आइडिया अपनी स्ट्रैटेजी रखती है। क्योंकि हाल फिलहाल मार्केट में जो आज हमने टेलीकॉम शेयर्स में तेज़ी देखी वो ये होप पे थी कि शायद पोस्ट पेड के बाद अब शायद प्रीपेड प्लान्स में भी हमको थोड़ा बहुत टैरिफ हाइक देखना पड़ेगा। और आगे चलते हुए जिस हिसाब से इंडस्ट्री का मूव है उस हिसाब से लग रहा है कि काफ़ी लाइकली है कि प्रीपेड प्लान्स में भी कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनीज खास करके वोडाफोन आइडिया एक टैरिफ हाइक की पहल कर सकती है। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक्टर उर्मिला मातोंडकर का नया सियासी सफर शुरू। ब्रेक के कोरोना के रोजाना मामले यहां पर कम हो रहे हैं, वहीं नवंबर में अक्टूबर की तुलना में संक्रमण भी घटा है। पिछले 24 घंटों की बात करें 31,000 नए मरीज सामने आए हैं और इस तरह देश में संक्रमण के मामले जो हैं 94 लाख के पार अब चले गए हैं। लेकिन वैक्सीन के मोर्चे पर अब अच्छी खबरें आने लगी हैं। मॉडर्ना इमरजेंसी यूज की इजाजत मांगने वाली है, तो वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि कोविशील्ड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन चलिए पूरी खबर का अपडेट लेते हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं कोरोना के मामलों को लेकर ताजा अपडेट क्या है और वैक्सीन के फ्रंट पे क्या नई खबर है?
जी, कोरोना के नंबर्स की जब भी हम बात करते हैं तो काफ़ी चिंताजनक आंकड़े सामने आते हैं, लेकिन आज शुरुआत हम कुछ पॉजिटिव खबरों से करते हैं। जो नए मामले हैं, जो दैनिक मामले हैं, वो कम हो रहे हैं। पिछले 16 दिनों में ऐसा 5वीं बार हुआ है कि जो डेली नंबर्स है वो 40,000 से कम है। 31,000 के करीब नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं, और इससे अगर हम कंपैरिजन करें, जो ठीक होने वालों की संख्या है वो लगभग 42,000 है। तो ये जो गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा लोग ठीक हो रहे हैं और नए मामले कम हो रहे हैं। हालांकि कुल मिलाकर 94 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, यानी बहुत जल्दी ही वो 1 करोड़ के आंकड़े को भी पहुंचने वाले हैं। वो एक चिंता की बात ज़रूर है। कुल मिला के 480 के करीब लोग हैं वो पिछले 24 घंटों में जिन्होंने कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवाई है, लेकिन जो एक्टिव केसेस है वो लगभग 4,35,000 के लगभग बना हुआ है, जो कि 5% से भी अभी कम है। तो ये एक संतोष की बात ज़रूर है। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो मॉडर्ना ने, जिसका दावा था कि वो 94% से ज़्यादा उसका सक्सेस रेट है, उसने इमरजेंसी यूज़ की मांग मांगी है। यूएस और जल्द ही यूएस और यूरोप में वो इसके लिए इजाज़त मांगने वाली है कि उसे इमरजेंसी वैक्सीनेशन की इजाज़त दी जाए, और अगर ऐसा होता है तो 21 दिसंबर के लगभग मान सकते हैं कि वो वहाँ से वैक्सीनेशन का काम शुरू कर सकती हैं। भारत में एक केस आया था जो सीरम इंस्टीट्यूट का ह्यूमन ट्रायल हो रहा है, उसमें एक व्यक्ति ने कहा था कि उससे किसी तरह की परेशानी हो रही है, उससे कोई दिक्कत हो रही है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका खंडन किया है, कहा है कि पूरी तरह से सुरक्षित है उनका वैक्सीन, और ये जो ऑब्जेक्शन दिया गया था उसके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए रोहन। हम आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे दूसरी खबरों की ओर। बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने अपने नए सियासी सफर की शुरुआत कर ली है। उर्मिला मातोंडकर अब शिवसेना में शामिल हो चुकी हैं। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में उर्मिला शिवसेना में शामिल हुई, और हमें खबर मिल रही है कि उर्मिला मातोंडकर को शिवसेना विधान परिषद में भेजने की तैयारी में है। उर्मिला ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था। वो कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं एक स्पेशल कैंपेन। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर और निवेशकों में जागरूकता बढ़ावा देने की एक खास पहल है। आज हम बात करेंगे पासवर्ड्स की। जब कोई अजनबी हमारे घर या कार की चाबी मांगता है तो हम बिना कुछ सोचे उसे तुरंत मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड गोपनीय रखें और इसे किसी के साथ साझा ना करें। एक जागरूक निवेशक वही है जो जानता है कि पासवर्ड शेयर करना पैसे साझा करने जैसा है।